आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 के बारे में। ठीक है, 1.2 में सबसे पहले आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले आप समझेंगे कि अभाज्य गुणनखंड क्या है। लिखेंगे यहाँ पे एक नंबर में अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या है? वैसी संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हों। एक हो गया 1 और एक हो गया स्वयं, यानी कि वैसी संख्या जिसका केवल दो गुणनखंड हो उसे हम क्या कहेंगे? अभाज्य गुणनखंड। जैसे मान लीजिए कि 5 का अभाज्य, 5 तो खुद एक ऑलरेडी अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य संख्या सॉरी अभाज्य संख्या है। अब इसका गुणनखंड निकालेंगे तो एक कटेगा, एक बार 1 के टेबल में आएगा, दूसरा आएगा किसका टेबल में जी? 5 के टेबल में, यानी कि एक खुद आया और एक स्वयं आ गया, यानी कि एक और स्वयं को छोड़कर 5 का कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 5 का अभाज्य गुणनखंड 1 और 5 है, जबकि 5 में क्या है? ऑलरेडी अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब हम आगे बात कर रहे हैं, इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से हम समझ रहे हैं। जैसे आपका क्वेश्चन क्या है? अभाज्य गुणनखंड भी। तो अभाज्य गुणनखंड कह रहा है कि वैसी संख्या जिसका गुणनखंड किसी भी अभाज्य संख्या का गुणनखंड, यानी किसी भी संख्या का, जैसे मान लीजिए लिखेंगे किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड, किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड उस संख्या के अभाज्य गुणनफल के रूप में। क्या? अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करने की एक प्रक्रिया लिखा हुआ है। इसको अगर आप समझ जाते हैं तो आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड उस संख्या के अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करने की प्रक्रिया है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम 12 ले रहे हैं, ठीक है, तो अगर 12 को हम कर रहे हैं तो देखिए 2 से जाएगा 6 बार में, 2 से जाएगा 3 बार में और 3 से जाएगा 1 बार में, यानी कि 2 के पहाड़े में, यानी कि 2 के टेबल में 12 जो है 6 टाइम में आता है, 2 6 12, और 6 जो है 2 के टेबल में 3 टाइम में आता है, और 3 के टेबल में 3 कितना टाइम में आता है जी? 1 टाइम में आता है। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, ये क्या हो रहा है हमारे 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। क्या ये दोनों एक दूसरे के बराबर आ गया या नहीं आ गया? यानी कि इसके जो गुणनफल है दिए गए संख्या के बराबर है। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 1। इसका मतलब है कि 2 कितने टाइम में आया है? जी 2 कितने टाइम आया है? 2 टाइम आया है। और 3 कितना टाइम आया है? 1 टाइम आया है। तो अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या को हम, अभाज्य गुणनखंड को इस प्रक्रिया से हम व्यक्त कर सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन जो है कह रहा है 140। अब इसको सॉल्व करना कुछ नहीं है,
केवल इसका एलसीएम निकालेंगे। 140 का 2 से निकालेंगे 70, 2 से आ जाएगा 35 और 2 से और ये आ जाएगा कितना 5 से आ जाएगा 7। और देखिए आपको ये बड़ी बड़ी संख्याओं में नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्ट डिवाइड करके देखिए 2 से डिवाइड करके देखिए 140 में 2 7 जा 40 और ये 0 यहाँ पे चला है तो 70 हो गया। और फिर 70 में हम करेंगे 2 से 2 3 जा 6 1 2 5 जा 10 35 पाएगा। अब फिर यहाँ पे 35 पाएगा तो आप लोग को लग रहा होगा कि 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, लेकिन हमको मालूम कैसे चला है कि ये 2 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, या 5 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, या 4 से कटेगा, कैसे मालूम चला है? तो इसके लिए अलग एक वीडियो बनाया गया है जिसमें डिविजिबिलिटी रूल दिया गया है। डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाज्यता का नियम आपको अच्छे से समझाया गया है। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दिया जाएगा, आप अच्छे से देखिएगा, उसको समझ जाइए। तब हम इसको लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, यानी कि हमारा हो जाएगा 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 1 इंटू 7 का पावर 1। ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर है। और इसका सेकंड नंबर देखेंगे, दिया है 156 की जाएगा 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। और इसका अभाज्य गुणनखंड जो है क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, यानी कि 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 13 का पावर 1। क्यों? क्योंकि आपको अभी बताया गया है कि अभाज्य गुणनखंड क्या है। अभाज्य गुणनखंड जो है दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल प्राप्त करने का एक प्रक्रिया है। जैसे मान लीजिए कि किसी भी संख्या का जो ये गुणनखंड दिया हुआ है, इसको गुना करके और फिर से 156 के बराबर आ रहा है, यही प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं जी? अभाज्य गुणनखंड है आपका 3825 3825 ये 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, 3 से कटने का जो सबसे पहले इसको ऐड करिए, 8 और 2 10, 10 और 8 18, यानी कि ये 3 से कट जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। ठीक है, 7 और 2 9 और 9 और 6 15, ये भी 2 से कट जाएगा। 2 7 2 6 जा सॉरी 3 से कटेगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, 4 और 2 6, 6 और 5 11, ये 3 से नहीं कटेगा। अब ये फिर ऐड करेंगे कि 4 से ये कट रहा है या नहीं कट रहा है, तो फिर ये किससे कटेगा जी? 5 से कटेगा। किससे कटेगा? 5 से, यानी कि 5 5 जा 40 और 5 5 जा 25, फिर ये 5 से कटेगा। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 और ये 17 से कटेगा। यानी कि अब इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया जी? अभाज्य गुणनखंड हो गया 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, यानी 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2 इंटू 17 का पावर 1, ये हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है? 5005। अब इसको करेंगे हम, तो ये सबसे पहला 5 का 5 10 है, तो पीछे 1 प्लस पे तो 0 है नहीं, तो ये कटेगा नहीं, फिर से कटेगा नहीं, कटेगा 5 से 1 0 0 1। अब ये किससे कटेगा? तो ये किससे कटेगा? तो जल्दी, अब ये कटेगा 7 से। किससे कटेगा जी? 7 से कटेगा 1 4 3, और ये 11 से कटेगा, 11 1 जा 11 और 11 3 जा 33, यानी कि ये हो गया 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30। तब इसका अभाज्य ये हो गया अभाज्य गुणनखंड बराबर 5 का पावर 1 इंटू 7 का पावर 1, 11 का पावर 1 इंटू 13 का पावर 1। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है 7429।
अब इसको घटाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अब ये आप लोग बताइए कि कैसे से कटेगा, फिर हम बता रहे हैं। पहले ये कटेगा किससे, 17 से, 437 टाइम है, ये कटेगा 19 से, कितना टाइम है जी, 1123 टाइम है। कितने टाइम है जी, 23 टाइम है, यानी कि ये हो जाएगा 17 का पावर 1 इंटू 19 का पावर 1 इंटू 23 का पावर 1। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का और क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मिल गया है। जैसे एक नंबर में आपको, एक नंबर में क्या दिया हुआ है, 114, 156, 3825, 5005 एंड 7429। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एचसीएफ है, ये पॉसिबल है या नहीं। अब इसको हम जांच करते हैं। ठीक है, आई थिंक मेरे ख्याल से ये सबको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो एक बार कमेंट करके बताएं कि हाँ समझ में आ गया है। ये जो वीडियो बनाया जा रहा है ये क्लास टाइम में बनाया जा रहा है जब सारे बच्चे पढ़ाई करते हैं, राइट जी। तो इस वीडियो में अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन है या कोई ऐसा टॉपिक है जो समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि हाँ आपको क्या समझ में नहीं आया है, ताकि इसको हम बेहतर तरीके से और समझा करके, ताकि हमारे बच्चों को भी समझ में आए कि हाँ क्या समझ में नहीं आ रहा है और उसको आपको बेहतर तरीके से समझाया जाए और फिर से वीडियो अपलोड किया जाए। थैंक यू। अगला समझिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एचसीएफ और एलसीएम। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है 26 और 91। अब समझिएगा, अभी हमने क्या बनाया है, अभाज्य गुणनखंड विधि से पहला क्वेश्चन बनाया है, तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि से ही हम इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे। हालांकि इसमें कोई बोनस नहीं है, इसमें ये नहीं कह रहा है आपसे कि अभाज्य गुणनखंड विधि से ही बनाइए, लेकिन हम अभाज्य गुणनखंड विधि से इसलिए बनाएंगे ताकि जो पहला क्वेश्चन हम बनाए हैं उसको और बहुत बार रिपीट हो जाए, ताकि हम देखिए मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको जितना बार आप बनाते हैं उतना ज्यादा आपको याद हो जाता है, उतना ज्यादा आपको प्रैक्टिस हो जाएगा बनाने का, और अगर आप बनाना बंद कर देते हैं तो आप इसको भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये जो पहला क्वेश्चन था अभाज्य गुणनखंड, उसी मेथड पे हम फिर से उसको बना रहे हैं, उसी प्रक्रिया से बना रहे हैं, ताकि वो जो मेथड है आपको बार बार रिपीट होता रहे और आपको याद रहे। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना कि, ठीक है, ये नंबर है, डिजिट है, तो इसको हम मान सकते हैं कि ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं माना कि n1 बराबर 26 और n2 बराबर 91। इस जगह पे आप कुछ भी मान सकते हैं, a1 b2 b1 b2 c1 c2 कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, अपना नाम भी रख सकते हैं। हालांकि ये डिजिट है, नंबर है, तो हमने n1 लिखा है क्योंकि नंबर 1 और नंबर 2, ताकि आपको समझ में आ जाए। अब हम लिखेंगे प्रश्न से, और प्रश्न से जैसे समझिएगा 26 का निकालेंगे सबसे पहले हम, 2 से आ जाएगा 13, 13 से आ जाएगा 1, यानी कि 26 का आ गया आपको 2 इंटू 13। अब वैसे ही अब हम निकालेंगे यहाँ पे 91। ठीक है, ये जाएगा 7 टाइम में 13, अब ये आ जाएगा 31 ईयर, यानी कि 91 इज इक्वल टू आ गया था कितना, 7 इंटू 30। तो ये कॉमन नंबर है, कॉमन डिजिट है, ये हमारा हो गया क्या, एचसीएफ। तो एचसीएफ हमारा आया कितना, 13। एचसीएफ हमारा कितना आ गया जी, 13, यानी कि दोनों के गुणनखंड में जो कॉमन है, जो दोनों में मिल रहा है। ठीक है, तो अब जैसे देखिए
वर्गमूल जैसे हम निकालते हैं, वर्ग निकालते हैं किसी संख्या का, तो जैसे मान लीजिए कि अगर 9 का हम वर्ग निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 into 3, तो दो डिजिट के बदले एक डिजिट बाहर निकल जाता है। सेम वैसे ही दो डिजिट के बदले एक डिजिट आपका एचसीएफ हो जाता है। ये भी कब, जब यहाँ पे कॉमन हो, तब दोनों में सेम हो तब। अब रहा हमारा क्या निकालना की एलसीएम। ऊपर वाला पूरा डिजिट लिखेंगे हम 2 into 13 इंटू, अब ये लिखेंगे हम कितना 7 इज इक्वल टू, क्योंकि 13 एक बार हमने ऊपर लिखा हुआ है तो दोबारा उसको नहीं लिखेंगे। ये ऐसे निकालने का मेथड है। अब 13 टू द 26 और 26 में 7 से करिए, 7 6 42 का 2 कैरी हो गया 4, 7 टू द 14, 14 और 4 18, यानी कि 182, यानी कि अब हमारा एलसीएम आ गया कितना 142 और एचसीएफ आ गया 13। अब हम जांच करेंगे इसको, यहाँ पे जांच करते हैं, जांच जांच करेंगे। तो जांच करने पर लिखेंगे n1 into n2 is equal to HCF into LCM। ठीक है, अब देखिए समझिए, कारण समझिए, आप HCF LCM into HCF भी लिख सकते हैं। हमने HCF into LCM इसलिए लिखा है क्योंकि आपके क्वेश्चन में सीक्वेंस में लिखा हुआ है HCF into LCM, और ये N1 into N2 इसलिए लिखा गया है क्योंकि पहले हमने माना है कि 26 N1 है और 91 क्या है N2 है। क्योंकि क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि आप बताइए कि HCF और LCM, ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि ये संख्याएं N1 और N2 का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है। गुणनफल का मतलब होता है गुना करना, गुना करने के बाद जो आंसर आता है उसे हम गुणनफल कहते हैं। ठीक है, तो जैसे मानेंगे N1 हो गया है आपका 26 और N2 हो गया है 98 और HCF आपका निकला है 13 और LCM है 182। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 26 98, 6 बन गया 6, 1 2 जा 2, 9 6 जा 54, 6 5, यहाँ पे आ गया 6, ये हो गया 5, 9 2 जा 18, ये हो गया 23, यानी कि इसका आंसर आएगा 2 3 6 6। अब ये 13 into 182 का मल्टीप्लाई आप लोग करके बताइए कितना आंसर आ रहा है। अगर इसके बराबर आएगा तो समझिए कि आपका आंसर सही है, यानी कि हमने जो ये प्रक्रिया किया है वो सही है। अगर नहीं आएगा तो आप सभी को समझिए क्या है, गलत है। जैसे हम जो कर देते हैं, चलिए 3 2 जा 6, 3 और जा 24 का 4 कैरी हो गया कितना 2, 3 1 जा 3 और 2 5, 2 8 1 6 6 3 2, यानी कि यही आ गया, दोनों बराबर आ गए। अब हम यहाँ पे लिखेंगे अतः दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF into LCM के गुणनफल के बराबर है। आप ये लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, या इसके बदले आप ये लिख सकते हैं N1 into N2 बराबर है HCF into LCM प्रमाणित। ठीक है, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, या तो ये लिखिए या तो ये लिखिए। समझ में आ गया? आप सभी बताइए, समझ में आ सब किसी को? अगला क्वेश्चन है आपका 510, क्वेश्चन नंबर 2 है। 510 and 90
टू, सेम वही प्रोसीजर है। फिर से लिखेंगे, माना कि 510 यानी कि n1 बराबर हो गया 510, n2 बराबर हो गया 92। अब प्रश्न से, ठीक है, 510 एलसीएम निकालेंगे, हो जाएगा 2 से, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब ये 3 से कट जाएंगे, ठीक है। 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। अब ये 5 से कटेगा, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, यानी कि 510 का हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 70। समझ रहा है? आगे देखिए, अब 92 का हम करेंगे, 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी कि 23 से आ जाएगा, कितना टाइम है, तो सॉरी 1 टाइम, यानी कि लिखेंगे 92 बराबर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 23। और फिर वही जांच, अब समझिएगा यहाँ पे देखिए, फिर इसमें 2 कॉमन हो गया है, बाकी इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे हमारा लिखेंगे एच सी एफ बराबर कितना है 2, और एल सी एम बराबर क्या है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23। अब ये आप लोग देकर हमको बताइए कि इसका आंसर कितना आएगा, जल्दी मल्टीप्लाई करिए, कितना आया है 23,460। वेरी गुड, कितना आंसर आएगा 23,460। अब हम जांच करेंगे, n1 इंटू n2 बराबर LCM इंटू HCF, या HCF इंटू LCM। जैसे मान लीजिए कि 5 इंटू 4 लिखे या 4 इंटू 5 लिखे, दोनों का जो आंसर है ना वो सेम आएगा, ठीक है। तो सीक्वेंस बदल जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो भी कब, मल्टीप्लाई में। अब माइनस में भी अगर करिएगा तो मान लीजिए -4 इंटू 5 या 5 इंटू -4, तो दोनों का आंसर -20 ही आए, ठीक है। अब समझ आएगा, अब हमको करना है कितना 510 इंटू 92 इज इक्वल टू 23,460 इंटू 2, और 510 और 92 में मल्टीप्लाई करिएगा, कितना हो गया है 46,920, और 23,460 इंटू 2 क्या हो जाएगा 0, 2 6 12 का 2 कैरी 1, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, यानी कि 46,920, यानी कि दोनों बराबर हो गया। तब यहाँ पे हम लिख सकते हैं n1 इंटू n2 बराबर है LCM इंटू HCF के, प्रमाणित हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, 336 और 54 आंसर बनाएंगे इसका। हम लिखेंगे, माना कि n1 इज इक्वल टू 336 और n2 इज इक्वल टू 54। अब प्रश्न से, टू से जाएगा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 से जाएगा 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 से होगा 2 4 जा 8, फिर 2 जा 4, 3 से 21, 3 से 7, अगला हो जाएगा यहाँ पे 54, 2 से आएगा 2 4 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा, फिर 3 जा, फिर 3 1 जा। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या
336 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। फिर अगला 54 का क्या लिखेंगे हम? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू नथिंग, 1 नहीं लिखेंगे हम। अब देखिए से मैच कौन कर रहा है, एक 2 मैच कर रहा है और एक 3 मैच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एच सी एफ बराबर 2 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना 6, और एलसीएम बराबर ऊपर का पहले पूरा लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि जो मैच कर गया है उसमें से दोनों में से कोई एक ही लिखेंगे, ठीक है। इसीलिए हमने क्या किया है कि ऊपर का सभी किसी को लिख दिए हैं और नीचे का ये दोनों लिखे हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी ऊपर लिखा जा चुका है। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 7 जा 8 7 जा 56, कितना हो गया आपका 5, 7 4 जा 28, 28 और 5 33, 33 3 जा कितना होता है 36, 336 इंटू 3, 3 6 जा 18 का 1 कैरी 1, 3 4 9 और 10 0 कैरी 1, 2 3 9 और 1 1000, 8 में 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 जा 24 का 4 कैरी 2, फिर 0 और फिर कितना हो गया फिर 3024, तो लिखेंगे एलसीएम हमारा कितना आ गया है 3024। अब जांच करेंगे, n1 इंटू n2 इज इक्वल टू HCF इंटू LCM, यानी कि 336 इंटू 54, 6 इंटू 3024। अब दोनों को थोड़ा मल्टीप्लाई करिए और मल्टीप्लाई करके हम कैसे बताइए, जल्दी क्विक एंड फास्ट, जल्दी बताओ। ठीक है, वेरी गुड। 18,144, ठीक है। अब दूसरा बताइए इसका, जल्दी सेम आया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि n1 इंटू n2 इज इक्वल टू HCF इंटू LCM, प्रमाणित। थर्ड पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कर। अभी जिस तरह अभी क्या कर रहे थे, हम LCM और HCF फाइंड कर रहे थे, और फाइंड करने के बाद हम क्या कर रहे थे, उसको जांच कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अभी अब इस क्वेश्चन नंबर थर्ड में जांच नहीं करना है, केवल HCF और LCM निकाल करके छोड़ देना है। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1 में है 12, 15 और 21, और निकालेंगे आंसर। अब इसमें जांच नहीं करने के लिए बोल रहा है, तो इसमें n1 n2 n3 मानने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करेंगे 12, 15 और 21, 2 से हो जाएगा 6, 2 से 3, 3 7, ये 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7, यहाँ पे लिखेंगे 12, 15, 21। 12 हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 का हो जाएगा 3 इंटू 5, और 21 का हो जाएगा 3 इंटू 7। इसमें दोनों में कॉमन सिर्फ क्या है जी, हमारा 3 है, तो HCF हमारा हो जाएगा 3, LCM समझिएगा, LCM ऊपर लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। अब ये चीज और यही तो हम क्लियर कर रहे हैं आप लोगों को, इसमें मान लीजिए कि यहाँ पे 21 नहीं होता, ठीक है, यहाँ पे कोई और डिजिट होता और यहाँ पे 5 आ जाता, ठीक है, क्या आ गया 5। तो अब इसमें दोनों में मैच कर, हालांकि HCF नहीं होगा, HCF वही होगा क्या कर जो तीनों में मैच करेगा, तीनों में कॉमन होगा, लेकिन
अब यहाँ पे ये जो दो मैच करेंगे तो हम क्या करते हैं, इन दोनों के बदले एक पाइप यहाँ पे समझ आ रहा है, दो पाइप नहीं लिखेंगे लेकिन ये दोनों मैच कर रहा है। हालांकि यदि ऐसा नहीं है तो ये काम नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करिए, 5 टू द 10, 10 टू द 20, 23 जो 60 और 67 जो 42, 420, यही हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन आप लोग बना नहीं सकते हैं, ये 17, 23, 23 और 29, इसका आंसर निकालेंगे। 17 का हो जाएगा 17 टाइम में 1, 23 का हो जाएगा 23 टाइम में 1 और 29 का हो जाएगा 29 टाइम में 1, क्योंकि ये इसके अलावा किसी दूसरी संख्या से डिविजिबल नहीं है, विभाजित नहीं है। अब हम लिखेंगे यहाँ पे 17, 23, 29, 1, 1 into 17, 1 into 23, 1 into 29, तीनों मैच कर रहा है 1, यानी कि हमारा HCF हो जाएगा 1, LCM हो जाएगा 17 into 23 into 29, इसका मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 11,339, ये हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेंगे, इसी का दिया हुआ है 8, 9 और 25, 8, 9 और 25 सॉल्यूशन में करेंगे, 8 का हो जाएगा 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, तो यानी कि 8 का हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 का हो जाएगा 3, 3 का 1, यानी कि 9 का हो गया 3 इंटू 2 और हो 25, यहाँ पे निकालेंगे 25, तो यानी कि हो जाएगा 5 इंटू 5, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 5 इंटू 5, ठीक है। अब इसमें मैच कुछ नहीं कर रहा है, कोई डिजिट मैच नहीं कर रहा है, यानी कि हमारा HCF क्या हो जाएगा ये 1, LCM क्या होगा, तीनों को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, इसका आंसर बताइए हमको जल्दी, वेरी गुड, 1800 आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ने बनाने से पहले थोड़ा पढ़िए समझिए इसको क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि HCF दिया हुआ है आपको और LCM का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नोट करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है HCF इज इक्वल टू 336 एंड 657 का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 6। LCM दिया हुआ है, LCM बराबर दिया हुआ है 336 एंड 657 बराबर वाट। अब हम आंसर लिखेंगे, माना कि या लिखेंगे सॉरी, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांक के लिए, दो धनात्मक पूर्णांक के लिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM, ठीक है।
तब हमको क्या निकालना है जी, एलसीएम निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बटा HCF। या आपको प्रॉब्लम हो रहा है ये लिखने के लिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो आप यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं 336 को N1 मान सकते हैं, 657 को N2 मान सकते हैं। तब यहाँ पे लिख सकते हैं N1 इंटू N2 बाई HCF। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे 306 इंटू 657 बाई HCF का वैल्यू आया है कितना, 6। 6 सबसे बताइए, 6 5 30 और 6 1 6। अब मल्टीप्लाई करिए, 51 इंटू 657 कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करो, जल्दी मल्टीप्लाई करो। 51 में मल्टीप्लाई करना है 657 से, कितना आ रहा है 33,507, 33,507, यही आपका आंसर है, ये 4 का है। मतलब क्वेश्चन आपको बोला हुआ था क्वेश्चन नंबर 4 में कि HCF का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, HCM का वैल्यू आपको फाइंड करना था। करना क्या था कि, तो बोले यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम जानते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए, यानी कि दोनों के दोनों क्या है, धनात्मक पूर्णांक, दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए, और तो क्या लिखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल, इसका फॉर्मूला होता है बराबर HCF इंटू LCM। तब हमको क्या निकालना है, LCM में निकालना है, तो LCM लिखेंगे, और ये दो संख्याओं का गुणनफल, और ये कहाँ जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। अब देखिए समझिएगा, संख्याएं जो मल्टीप्लाई में होती है और इज इक्वल टू तो इधर आता है तो वो डिवाइड में हो जाता है, अगर डिवाइड में है तो इधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो गया है, HCF आ गया है, और ऐसा हमको फाइंड करना था, हमने इसको कट किया है, डिवाइड किया है, 51 टाइम में डिवाइड हो गया है। 51 से अगर 657 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है 33,507। अब अगला क्वेश्चन हम बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बनाना नहीं है, समझना है, और समझने के पड़ेगा आपको खुद से उसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है या नहीं। पेज नंबर 11 निकालिए, और इसमें उदाहरण नंबर 5 देखिए, सेम है, जहां पे 4 का पावर n दिया हुआ है वहां पे 6 का पावर n आपको लगाना है। ठीक है, हम लिखेंगे क्या, समझिएगा, यदि किसी संख्या, क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी संख्या यदि किसी n के लिए संख्या 6 का पावर n शून्य पर समाप्त हो गई तो वह 5 से विभाज्य होगी। कितना से विभाज्य होगी जी, 5 से। मान लीजिए कि अगर इकाई स्थान पर अगर 0 आ रहा है तो किससे विभाजित होगी जी, 5 से विभाजित होगी, तभी तो वो आएगी। जबकि अब लिखेंगे यहाँ पे, जबकि यह संभव, जबकि ये संभव नहीं है, क्योंकि
सिक्स के पावर एन बराबर 2 × 3 का पावर एन में भाज्य संख्या 2 और 3 के अतिरिक्त कोई दूसरा संख्या नहीं आ सकती। 2 और 3 के अलावा इसमें कोई दूसरी संख्या नहीं आ सकती है। अब आगे लिखेंगे, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का ये अद्वितीयता की अद्वितीयता हमें यह निश्चित कराती है, हमें यह कराती है कि 6 के पावर n का गुणनखंड 2 × 3 का पावर n 2 × 3 का पावर n है। अतः ऐसा कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए n अंक शून्य पर समाप्त होगी। क्वेश्चन नंबर 7। चलो, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि किसी खेल के मैदान में चारों एक एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। प्रारंभिक स्थान का मतलब होता है वो जगह जहां से वे चलना शुरू किए हैं। देखेंगे, सोनिया द्वारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पूरा चक्कर लगाती है। सोनिया द्वारा एक पूरा चक्कर लगाने में लगा समय बराबर कितना हो गया, 18 मिनट। सोनिया के द्वारा कितना लग रहा है जी, 18 मिनट लग रहा है। अब हम लगाएंगे रवि को, देखेंगे रवि का कितना लग रहा है। रवि द्वारा एक पूरा चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 12 मिनट। अतः
देखिए, जब एक ही जगह से, एक ही दिशा में, एक ही समय पर अगर चलना प्रारंभ किया जाए और उसमें ये पूछा जाए कि फिर पुनः वो कितने समय बाद अपने प्रारंभिक स्थान पर, यानी कि पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे, तो वैसे प्रक्रिया में, वैसे प्रश्न में हम एलसीएम फाइंड करते हैं। ठीक है, एलसीएम निकालते हैं। तो आप देखिए लिखेंगे टू इंटू टू इंटू, एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले हम। देखेंगे अब ये मैच कर गया है, यहाँ ये मैच कर गया है, तो यानी कि इंटू थ्री, ऊपर का पूरा लिखेंगे, नीचे का केवल टू लिखेंगे, यानी कि टू थ्री या सिक्स, सिक्स थ्री या 18, और 18 टू या 36, यानी कि नीचे लिखेंगे ये रवि और सोनिया 36 मिनट बाद पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। सोनिया और रवि 36 मिनट बाद दोबारा अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, ये आपका 1.2 कंप्लीट हो गया।